बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए एक और धमाकेदार चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, इसके 3-4 पार्ट्स होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब आपके क्लास 12th के पार्ट है। बट अभी हम जो प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं वो हमारे बेसिक प्रोग्रेशन का पार्ट है, जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको आज क्लास 10th के हिसाब से यदि हम बात करें तो सबसे पहले पूरी एपी, इसका शॉर्ट फॉर्म एपी होता है, तो एपी को समझना होगा। तो आज हम एपी को समझते हैं, क्या है एपी, कैसे काम करती है और इसके सवाल कैसे होंगे। ठीक है, एपी जो है ना, किसी भी एक टर्म से स्टार्ट कर दीजिए और उसके बाद एक फिक्स काउंट उसमें जोड़ते जाइए, जैसे x प्लस डी, x प्लस 2d। अब ये 2d आपने नहीं जोड़ा है, यहां से यहां तक का गैप d है, यहां से यहां तक का गैप भी d है। ठीक है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे और यहां पर ये जो बन जाता है यही एक एपी कहलाती है। एग्जांपल के लिए जैसे आपने कहीं से भी स्टार्ट कर दिया 5, अब 5 के बाद आप 8 लिखेंगे तो आपने यहां जो गैप मेंटेन करा है दैट इज 3। अब इस 8 में फिर ऐसा ही 3 गैप को ऐड करके जो नया टर्म बनेगी दैट विल बी 11। तो ऐसे करते करते ये जो टर्म चलती जाएगी, ये जो सीरीज चलती जाएगी, दिस विल कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की यदि हम बात करें तो 8, 5, 8, 11 ये एक प्रोग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर जो जो टर्म्स आपके इंपॉर्टेंट हैं वो सब सारी अपन डिफाइन कर लेते हैं, सारी की सारी। तो पहले एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है ना, फर्स्ट टर्म, इसको आप ए से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को आप डी से डिनोट करते हैं, जिसको निकालने का तरीका होता है किसी भी एन टर्म को उसके n-1 टर्म से सबट्रैक्ट करने पर जो डिफरेंस आता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। जैसे a1, a2, a3, इस केस में आप a1, a2, a3 में a3 में से a2 को घटाएंगे, a2 में से a1 को घटाएंगे, तो दिस विल कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसके अलावा nth टर्म को डिफाइन करने के लिए an लिखा जाता है। ठीक है, जैसे a1 की यदि मैं बात करूं तो a1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, ऐसे ही a2 का मतलब हो गया सेकंड टर्म। क्लियर? चलिए, तो यहां से आपकी एपी की जर्नल टर्म समझ में आ जाती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसका nth टर्म निकालने का तरीका, जिसको हम tn भी बोलते हैं, कई लोग इसको an भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये क्यों है ये समझ लीजिए। यदि हम एपी के फर्स्ट टर्म की बात करें तो उसका जर्नल फॉर्मूला बनता है, जर्नल टर्म बनती है a। सेकेंड टर्म की बात करें तो दैट विल बी a प्लस डी, क्योंकि डी कॉमन डिफरेंस है, आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं। a3 जो टर्म बनेगी वो बनेगी a प्लस 2d, क्योंकि इससे इसमें आपने डी और ऐड कर दिया। अब जर्नली आप इसको कंसीडर करें तो ध्यान से देखिए, यहां पे 0d था, यहां पर 1d है, यहां पे 2d है, मतलब जो टर्म नंबर लिखा हुआ है उसमें d एक कम है। इस हिसाब से यदि थर्ड टर्म में 2d है तो nth टर्म में एक n-1d होंगी। क्लियर? यहां से an या tn इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसके सवाल। जैसे कि ये वाला आ गया। अब ये एक अलग तरह का सवाल है जो कि आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि x की वैल्यू बताओ यदि ये तीनों टर्म्स एपी में हो। यदि तीनों टर्म्स एपी में है तो ये कहना चाहता है ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है। और इस केस में यदि ऐसा है कि ये एपी में है तो एपी डिफाइन होती है उसकी दो कंटिन्यूअस टर्म्स को सबट्रैक्ट करने पर कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। तो हम यहां पर d को जस्टिफाइड कर देते हैं कि d इक्वल है, और वो कैसे निकाल रहे हैं, a3 माइनस a2, मतलब 4x प्लस 2। इसमें से जब आप 3x माइनस करेंगे दैट शुड बी इक्वल्स टू 3x माइनस x प्लस 1। ऐसा करने पर यहां पर आपका x प्लस 2 बन जाएगा और यहां बनेगा 2x माइनस 1। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, ये उधर चला जाएगा x और 1 इधर आ जाएगा तो 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। पुट करके देख लीजिए, 4, 9, 14। क्या ये 5, 5 के डिफरेंस से चल रहा है? बिल्कुल। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 5। क्लियर? चलिए, फाइंड द एपी हुज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बोले तो a1 मतलब a बराबर 10 और कॉमन डिफरेंस जो d है दैट इज 5 बोल दिया गया है। तो आपको एपी बतानी है, तो एपी निकाल देते हैं।
इस तरीके से यदि एपी बनाई जाएगी तो बनेगा 10, फिर 10 प्लस 5, फिर 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5 कॉमा 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 5 एंड सो ऑन। इस हिसाब से देखा जाए तो एपी बन जाएगी 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। क्लियर? बात समझ में आई आपको? चलिए एक और आगे, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म। अब ये सवाल एक तरीके से आपके लिए ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे चला जाता है। तो देखो यहां पर मैंने पिछले चैप्टर के वीडियो जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसमें भी कहा था कि आप लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक नहीं छोड़ सकते। यहां पर भी आप लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड टर्म को यदि मैं डिफाइन करूं तो a प्लस 2d बन जाएगा, उसका फॉर्मूला 16 हो गया उसकी वैल्यू, और डिफरेंस ऑफ द फिफ्थ एंड द सेवन टर्म फ्रॉम सेवन टर्म मतलब a7 माइनस a5 की वैल्यू जो है वो 12 बोल रहा है। a7 मतलब a प्लस 6d माइनस a5 मतलब a प्लस 4d, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2d बचेगा, 2d की वैल्यू 12 है मतलब d की वैल्यू 6 है। तो इस हिसाब से a की वैल्यू कितनी देगी, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो a मेरे पास 4 आ गया, d मेरे पास 6 आ गया, तो AP क्या बनेगी 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। क्लियर? तो मेरी टर्म्स डिफाइन होगी, AP डिटरमाइन हो गई, यस और नो। तो आप सिंपली एक चीज सोच के देखो बच्चा कि चैप्टर आपको कुछ भी ऐसा नहीं करवा रहा है जो आपने पहले से नहीं किया हो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यदि आप सॉल्व कर गए हो तो यहां पर सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम की तरह है। यहां पर पहली इक्वेशन यहां से डिफाइन हो गई और दूसरी जो इक्वेशन है वो यहां से डिफाइन हो रही है, द डिफरेंस ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम सेवन टर्म। ये बात ध्यान से उसने बोली है कि 7 टर्म में से जब आप फिफ्थ टर्म को घटा देते हो तो आपको 12 मिल जाता है, मतलब 2d की वैल्यू 12 है। क्लियर? यहां से आपको समझना है कि चैप्टर की ये जो वर्ड्स इक्वेशन बन रही है क्वेश्चन की, ये कैसे बन रही है। यदि आपने ये कर लिया तो आपका एपी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए। Which term of the sequence 72, 70, 68, 66 is 40? अब ये सवाल वही है, फॉर्मूला वही है कि an is equals to a plus n minus 1 into d। इसमें आपसे n पूछा जा रहा है। an आपको दे दिया गया कि 40 इसका हिस्सा है, a फर्स्ट टर्म डिफाइंड है 72 है, n निकालना है, जबकि d आपको दे दिया गया, d कितना है 70 में से 72 माइनस करना है, 70 माइनस 72 मींस -2। वैसे भी ध्यान रखिएगा यदि कोई भी एपी 0 की तरफ बढ़ रही है फ्रॉम द पॉजिटिव साइड से यदि कोई भी सीरीज 0 की तरफ बढ़ रही है तो उसका डी नेगेटिव होगा। क्लियर? और यदि कोई भी सीरीज 0 से पॉजिटिव की तरफ ऊपर बढ़ रही है तो उसका डी पॉजिटिव होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो हम यहां पर सॉल्व कर देंगे, -32 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2 से इसका माइनस कट करते हुए इसको काटेंगे तो 16 आ जाएगा। तो n माइनस 1 की वैल्यू 16 आ गई और n की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो यहाँ पे देखो सवाल बड़े सिंपल से हैं। एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है, जो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सवाल मैथ्स का कोई भी हो सिर्फ प्रैक्टिस मांग रहा है। यदि आप प्रैक्टिस ढंग से कर रहे हैं तो आपसे सवाल बन के ही रहेगा। क्लियर? चलिए, इज 184 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस? मान लेते हैं 184 इस सीक्वेंस की एक टर्म मान लेते हैं 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया 4। सॉल्व करते जाइए, यदि n की वैल्यू बिलोंग्स टू पॉजिटिव i आ जाए, i पॉजिटिव तो बिल्कुल है, और यदि i ना आके p बाई क्यू फॉर्म में आ रही है तो वो इसका हिस्सा नहीं होगा। सिंपल। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ या ना? वैसे नहीं होगा। क्लियर? बट फिर भी आप ट्राई कीजिएगा यदि n जो इसका आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर में आ रहा हो, क्योंकि टर्म्स देखो यहां पर एक नंबर लिखा जाएगा वो फर्स्ट होगा, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, एंड ऐसे चलेगा। क्या मैंने कहीं पर 3.5 टर्म देखी क्या? नहीं। फर्स्ट है, सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। 3.5 टर्म या 3.7 टर्म नहीं आती है। तो इसका मतलब क्या है कि n जो है टर्म वैल्यू, टर्म पोजीशन, वो हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यदि वो पॉजिटिव आ गई, इंटीजर फॉर्म में पॉजिटिव आ गई, तो वो एग्जिस्ट कर जाएगी, वो टर्म एग्जिस्ट कर जाएगी, अदरवाइज वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है? वैसे इसका आंसर नो आएगा, करिएगा आपको पता लग जाएगा। अभी आ गया, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज फर्स्ट नेगेटिव। ये एक अलग तरह का सवाल होता है। फर्स्ट नेगेटिव पहचानना है कि इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी।
विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अच्छा इसमें टर्म पूछा है, टर्म पोजीशन भी पूछ सकता है, जो भी आपसे पूछे। किसी भी नंबर लाइन के सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट होता है उसका जीरो। यदि मुझे जीरो से इधर का कुछ पता लग रहा है तो मैं उसके आगे सॉल्व कर सकता हूं, जीरो से इधर का कुछ पता करना है तो जीरो से मैं ब्रेक करके कर सकता हूं। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीरो। यहां पर मैं क्या करूंगा, वो कह रहा है एक एपी है, एक सीक्वेंस है एपी है, जिसकी वैल्यूज है 20, 19, 1/4, 18, 1/2 एंड सो ऑन। इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म पता कर रही है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म पता करनी है मुझे। मैं मान लेता हूं इसकी पहली नेगेटिव टर्म तो मुझे नहीं पता, पर इसके क्या बीच में क्या आ रहा होगा, जीरो। क्या आ रहा होगा, जीरो जरूर आ रहा होगा। मैं जीरो की पोजीशन बता देता हूं, यदि जीरो पोजीशन पे आ गया तो उसके बाद वाली अगली पोजीशन ही फर्स्ट नेगेटिव हो जाएगी। चलिए, तो यहां पर मेरा ए हो गया है 20, डी मेरा कितना हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्योंकि नेगेटिव जा रहा है तो -3/4 आएगा। तो 20 प्लस n-1 इंटू -3/4, -20 इज इक्वल्स टू -3/4 मल्टीप्लाई विद n-1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 20 इंटू 4/3 इज इक्वल्स टू n-1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 80/3 प्लस 1 कर दीजिए तो n की वैल्यू आ जाएगी 83/3। अब क्योंकि यहां पर n की वैल्यू इंटीजर में तो नहीं आ रही, तो n क्या आ रहा है बच्चों अपना, n आएगा अपना कितना आ रहा है 27, क्योंकि 3 की टेबल से 3 2 6, 2 कैरी हुआ तो 23, 3 7 21। इसके बाद 0.66, मतलब जीरो इस सीरीज का हिस्सा ही नहीं है। इस सीरीज को जब आप कम करते जाएंगे तो 27th पोजीशन पर एक पॉजिटिव नंबर लिखा होगा और जीरो इसके बीच में 27 और 28 पोजीशन के बीच में होगा, मतलब उस सीरीज का हिस्सा नहीं होगा। इसका मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहां आ जाएगी, 28th टर्म जो होगी दैट विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्यों, क्योंकि जीरो आ नहीं रहा है। जीरो से जैसे ही आप और लेफ्ट शिफ्ट हो जाओगे क्या आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो मतलब इस सीरीज की फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगी वो 28th पोजीशन पर होगी। और यदि पेपर में पूछ लिया जाता है कि 28th पोजीशन पर कौन सा पहला नंबर आएगा, तो वो वापस से आप सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे A28 निकालने का, दैट इज इक्वल टू A + 27D लगा दीजिएगा, आपको टर्म वैल्यू भी मिल जाएगी। क्लियर, चलिए आगे। चलिए अब ये थोड़े से ना स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म ऑफ द APs आर ABC। अब इस तरह से एक रिजल्ट आपसे पूछा गया है। अब यहां पर स्टैंडर्ड के बच्चे का दिमाग चलना चाहिए। यदि बच्चे का स्टैंडर्ड का दिमाग नहीं चला है तो फिर ये सवाल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इस सवाल में करना कुछ नहीं, आपसे टीपी बताया गया है, दैट इज इक्वल टू A। टीपी का यदि जनरल फॉर्मूला आप बनाएंगे तो A प्लस, अब A नहीं लिख सकते आप, A नहीं लिख सकते तो आप यहां पर कैपिटल A से डिफाइन कर दीजिए, A प्लस P-1 इंटू कैपिटल D दैट इज इक्वल टू स्मॉल a। ऐसे ही T Q की वैल्यू आपको B रखनी है और वो क्या बन जाएगा, A प्लस Q-1 इंटू D दैट विल बी इक्वल टू B। और ऐसे ही TR जिसकी वैल्यू C है उसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो A प्लस R-1 इंटू D इज इक्वल टू C। यदि आपने चीजें निकाल ली, अब आप क्या कीजिए, यहां से A की वैल्यू ये वाली, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहां पुट कीजिए, ऐसे ये पूरा फॉर्मूला B की जगह रिप्लेस कीजिए और C की जगह ये फॉर्मूला सॉल्व कर दिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं। A की जगह ये पुट कर दीजिए A प्लस P-1 इंटू D, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है आपको Q-R से। फिर ऐसे ही B की वैल्यू आप लेंगे कैपिटल A प्लस Q-1 इंटू D, और मल्टीप्लाई आप इसको करेंगे R-P से। साथ ही साथ अगला आप लेंगे कैपिटल A प्लस R-1 इंटू D, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे P-Q से। ठीक है, आपने इसका LHS लेके चल रहे हैं, RHS 0 लेकर आना है, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए आप। सबसे पहले A P से Q से मल्टीप्लाई होगा तो AQ आ जाएगा, फिर -R से होगा तो -AR आ जाएगा।
जब आप इसको करेंगे तो यहां पर इन तीनों टर्म्स को पहले इसको डी से कर दीजिए, तो क्यूडी को पी से करेंगे तो प्लस का पी क्यू डी, और इसको जब 1 से करेंगे तो माइनस क्यू डी। ऐसे ही जब आप इस माइनस आर को पी से करने जाएंगे तो माइनस आर पी डी, और इस आर को जब माइनस इससे करेंगे तो प्लस आर डी आ जाएगा। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये इस एक का मल्टीप्लाई आया है, ऐसे 3 का और मल्टीप्लाई आएगा, और आप देखेंगे कि ए क्यू प्लस का भी है, माइनस का भी है, ए आर प्लस का भी है, माइनस का भी है। इसको जैसे जैसे आप डिटेल से करते जाएंगे सारे टर्म्स कैंसिल आउट होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूं एक बार को। जैसे यहाँ आर को ए से करा तो देखिए ये पॉजिटिव ए आर आएगा, तो यहां लिख देता हूं मैं, पॉजिटिव ए आर आ गया। ऐसे ही जब पी को आप ए से करेंगे तो माइनस पी क्यू आएगा, इसको अपन यहां कहीं लिख देते हैं माइनस पी ए। ठीक है, अब आर को जब डी से करेंगे तो आर डी, और आर डी को क्यू से करेंगे तो क्या बन जाएगा क्यू आर डी। क्या है हमारे पास क्यू आर डी? नहीं है, तो यहां लिख देते हैं हम साइड में क्यू आर डी प्लस का क्यू आर डी। और जब आप इस आर को डी से करने के बाद 1 से करेंगे तो माइनस का आर डी आएगा। देखो माइनस का आर डी है क्या हमारे पास? माइनस का आर डी ये रहा, ये प्लस का है, इसी लाइन में माइनस का आर डी आ गया। ठीक है, सिमिलरली जब आप माइनस पी को क्यू से करेंगे तो माइनस पी क्यू डी। अब देखो प्लस का पी क्यू डी है, ये रहा, इसके नीचे माइनस का पी क्यू डी आ जाएगा। ठीक है, माइनस का पी क्यू डी आ गया, और इसी माइनस पी क्यू जब प्लस से करेंगे तो प्लस पी डी आ जाएगा। ठीक है, यहां नहीं है तो साइड में लिख देते हैं प्लस पी डी। ऐसे ऐसे करते 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 आप सारा प्रोडक्ट देखेंगे तो वो आपका सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, कितने टर्म्स होगी? 2 2 4 2 6, यहां भी 6 टर्म्स होगी, 2 2 4 2 6। इसी तरह से लास्ट में आइए पी ए। पी ए अब आपका पॉजिटिव बनेगा, और क्या आपके पास नेगेटिव पी ए है? ये रहा, तो यहां पर पॉजिटिव पी आ जाएगा थर्ड लाइन में। इसी तरह पी को माइनस क्यू को जब आप ऐसे करेंगे तो माइनस क्यू आर, ये रहा थर्ड लाइन में माइनस क्यू ए आ गया। इसके बाद पी को आप डी से करें तो पीडी, पीडी को आर से करेंगे तो पी आर डी, पी आर डी, ये रहा पी आर डी। तो यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव का आ जाएगा पी आर डी। और इसी तरीके से जब पी को डी से करके नेगेटिव लाएंगे तो माइनस पीडी, ये रहा प्लस का पीडी हमारे पास था, माइनस का पीडी हम ले आए। ऐसे क्यू को डी से करा तो माइनस क्यू डी, और आर से करा तो माइनस क्यू आर डी। कहां आएगा? माइनस क्यू आर डी, ये रहा, सॉरी माइनस क्यू आर डी ढूंढो फटाफट से, ये रहा माइनस का क्यू आर डी। और माइनस के इसको जब क्यू को माइनस के इससे करेंगे तो प्लस का क्यू डी, प्लस का क्यू डी कहां है? ये रहा प्लस का क्यू डी। अब आप देखो हर चीज का एक प्लस है और एक माइनस है, ये रहा, इससे ये कटा, ए आर से ए आर कट गया, पी क्यू डी प्लस से पी क्यू डी का माइनस कट गया, और क्यू डी माइनस से क्यू डी का प्लस क्यू डी कट गया। हर चीज कट रही है, देखो। तो ऑल इन ऑल आपका आंसर क्या बन जाएगा? 0। जैसा सवाल बोल रहा है वैसा वैसा करते जाओ। कैलकुलेशन बेस्ड हो सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है, लेंथी हो सकता है, पर यदि आपने कैलकुलेशन बहुत तरीके से करी तो एक भी चीज मिस नहीं होगी। इसलिए मैथ्स का सवाल करते वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस होता है। यदि आपने फोकस खो दिया तो एक प्लस या एक माइनस की गलती ने पूरा सवाल गलत कर देगा और आपका टाइम भी डबल कंज्यूम करेगा। ठीक है, चलिए इस तरह के सवाल हो गए। ये आ गया mth टर्म nth टर्म वाला। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इट्स nth टर्म, शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ AP इज 0। ठीक है, क्या बोल रहा है? m टाइम्स mth टर्म, m टाइम्स ऑफ mth टर्म, तो am इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ an। फॉर्मूले में हमने जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था वैसा का वैसा कर दिया। अब इस हिसाब से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्वेश्चन क्या बनेगा? m टाइम्स ऑफ a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इधर बन जाएगा n टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? am प्लस m स्क्वायर d माइनस md इजिकल्स टू an प्लस n स्क्वायर d माइनस nd। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो am माइनस an यहां कर दीजिए, इसको उधर भी, अच्छा ये छोटा नहीं है, सॉरी छोटा नहीं है, ये a मल्टीप्लाई विद m है
और ये a मल्टीप्लाई विद n है। साथ ही साथ इन सब d वाली टर्म्स को उधर भेज देते हैं, तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डी माइनस m स्क्वायर डी और md उधर प्लस का हो जाएगा और nd माइनस का। जब आप इन दोनों में से, पहले इन दोनों को आगे ले लेते हैं, इन दोनों में से m माइनस एन डी हो जाएगा, हो रहा है, ठीक है। इन दोनों को भी अरेंज करते हैं, माइनस डी कॉमन कर दे यदि हम, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप जब ब्रेक करेंगे तो इसमें से m माइनस एन डी और इसमें से भी m माइनस एन डी कॉमन आ जाएगा, तो m माइनस एन इंटू डी जब आप कॉमन लेंगे तो यहां तो बचेगा 1 माइनस m माइनस एन, ये बचेगा। क्लियर बच्चों, कोई गलती तो नहीं है? वापस से देख लो, m स्क्वायर डी प्लस का आएगा और m डी माइनस का आएगा, उधर जाएगा तो सही है। चलिए, ये तीन ब्रैकेट यहां पर हो गए और यहां पर भी जब आप कॉमन देखेंगे तो a ब्रैकेट में आएगा m माइनस एन, तो m माइनस एन से m माइनस एन कट गया, तो एक्चुअली आपकी a की जो वैल्यू है वो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस एन डी। क्लियर, ये आपकी a की वैल्यू आ गई है। यदि आपकी a की वैल्यू ये आ गई है, अब इसके बाद क्या पूछा है, m प्लस nth टर्म ऑफ एन एपी, m प्लस nth टर्म मतलब a m प्लस n, फॉर्मूला बनेगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू आप क्या डालेंगे, a की वैल्यू डालेंगे आप 1 माइनस m माइनस एन डी, तो a की वैल्यू आप डालेंगे 1 माइनस m माइनस एन डी और यहां पर प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या होगा, सिंप्लीफाई कीजिए, d से मल्टीप्लाई d माइनस एम डी माइनस एन डी, यहां करेंगे तो प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी। देखो सब कटता जा रहा है। इस हिसाब से इसका मतलब a m प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0, जो कि बोला गया था। क्लियर, समझ में आया? ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे का सवाल करते हैं। अब ये सवाल आपके लिए, आप pth टर्म निकाल लीजिए जो कि q के बराबर है और qth टर्म जो कि p के बराबर है, इसके बाद nth टर्म निकालने की कोशिश कीजिएगा। सेम सवाल है, p q m n r, इनके बदल देने से सवाल का पैटर्न नहीं बदला जा सकता। तो pth टर्म मतलब a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, जिसकी वैल्यू आप q रख देंगे, और ऐसे qth टर्म a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, दैट विल बी इक्वल्स टू p। सॉल्व करके a और d में एक रिलेशन निकाल लीजिएगा। बेसिकली यहां पर आप a और d में एक रिलेशन निकालते हैं। जब आप वो रिलेशन यूज करेंगे तो आप इसकी जब nth टर्म निकालने जाएंगे, an दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप यहां से जो a पुट निकालेंगे वो यहां पुट कर दीजिएगा और ऑटोमेटिकली सब सॉल्व होता चला जाएगा और आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द एंड, ये भी एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन है जो कि बच्चों को कई बार कंफ्यूज कर देता है। इसमें बच्चों को 2-3 चीजें जो कंफ्यूजिंग होती हैं, सर a क्या होगा, d क्या होगा। तो देखो ध्यान से, सबको सबसे पहले सीरीज को आगे से कंसीडर करते हैं। तो इसका a क्या होगा 3, l क्या होगा, लास्ट टर्म होगी 407, और d क्या होगा, d यदि आप आगे से देखो तो 7 माइनस 3 मतलब 4। अब जब आप इसी चीज को बैक से देखते हो तो बैक से चेंज हो जाएगा, a जो होगा वो l बन जाएगा, मतलब 407 हो जाएगा। l की बात करें लास्ट टर्म दैट विल बी 3, और d नंबर सेम रहेगा, बस साइन बदल जाएगा, क्योंकि अब आप पीछे से देख रहे हो, मतलब आप पॉजिटिव टर्म से 0 की तरफ आ रहे हो, मतलब आपका d नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका d नेगेटिव हो जाएगा। अब बस इसके बाद आपसे a20 पूछा गया है, किस सीरीज के लिए, इस सीरीज के लिए, बस निकाल दो a प्लस 19d, a की वैल्यू आप रखेंगे 407 प्लस 19 इंटू माइनस 4। अब 4 की टेबल आपको 19 बार बोलनी है कि 19 की टेबल 4 बार, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो 407 में से आप 76 सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो आपको कितना मिलेगा, 331। क्लियर, कोई डाउट है तो बता दो। देखो कैसे, 7 में से 6 गया 1 और 40 में से 7 गया 30। क्लियर, कोई डाउट? चलिए, तो इस ऐसे सवाल बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होते हैं, बट आपको सवाल आने चाहिए। ठीक है, अब अजम्पशन ऑफ टर्म्स एक टॉपिक ऐसा होता है जो एपी में कई बार ऐसा कोई छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है जो है ना कैलकुलेटिव होता है, और उसके लिए टर्म्स अज्यूम करना जरूरी है, नहीं तो आपका सवाल लेंदी हो जाएगा। गलत नहीं होगा, आप यदि फर्स्ट टर्म को a, सेकंड टर्म को a प्लस डी, थर्ड टर्म को a प्लस 2d मानते हैं तो सवाल गलत नहीं होगा, बस लेंदी हो जाएगा।
उसी चीज को यदि करने का दूसरा तरीका देखा जाए तो अजम्पशन ऑफ टर्म्स हो जाता है, और खासकर ये काम आता है ऑड के केस में, जब ऑड टर्म्स माननी हो। तो यदि कभी भी आपको 3 ऑड टर्म्स को मानना हो, 3 ऑड टर्म्स या 3 टर्म्स अज्यूम करनी हो, तो आप क्या अज्यूम करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। 3 टर्म्स जो होंगी किसी भी एपी की, वो होंगी ए प्लस डी और ए माइनस डी। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा करने से आपकी जो टर्म्स है इनका सम यदि दिया होगा तो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा और डायरेक्ट ए निकल के आ जाएगा, क्योंकि किसी भी एपी के लिए 2 चीजें पता होनी चाहिए, ए और डी। तो ए डायरेक्ट निकल के आ जाएगा और डी के लिए एक और रिलेशन दे रखा होगा। तो इस तरीके से आप जब भी टर्म्स अज्यूम करोगे, अच्छा 5 टर्म्स की बात कर लें तो क्या करोगे, तो वो हो जाएगा ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। देख लो सबका गैप डी का ही है। क्लियर? तो ये इस तरीके से अज्यूम करने पर सवाल हो जाते हैं। 5 के बाद 7 अब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इवन टर्म्स कभी माननी पड़ता है, वैसे तो नहीं पड़ेंगी पर मान लीजिए माननी पड़ता है। इवन टर्म्स अज्यूम करनी पड़ता है, जैसे 2 टर्म्स अज्यूम करनी है, 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स हमेशा आप मानेंगे ए माइनस डी और ए प्लस डी। और ऐसा करने पर यह बात ध्यान रखिएगा कि आपका जो कॉमन डिफरेंस डी है दैट विल बी 2d। क्लियर? 4 टर्म्स के केस में ये क्या हो जाएंगे बच्चों, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ऐसा करने पर आपके पास देख लीजिए यहां पर भी 2d का गैप है। तो ये टर्म्स अज्यूम करने का तरीका हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में आपके ऑड टर्म्स काम आएंगे, पर यदि इवन टर्म्स भी आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत काम आ जाता है कई बार, तो आपका सवाल इजी हो जाएगा और मैथमेटिकली गलत नहीं है। क्लियर? चलिए, द सम ऑफ 3 टर्म्स, देखिए यहां पर सवाल भी आ गया है, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी इज -3। 3 टर्म्स का सम, तो लेट अस अज्यूम 3 टर्म्स क्या मानेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन तीनों को जोड़ दो, मतलब ए माइनस डी को ए से और ए इन दोनों के सम को ए प्लस डी से जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर -3 आता है। ऐसा करने पर देखिए माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा और 3a की वैल्यू -3 और a की वैल्यू -1 आ जाएगी। मतलब हमें मिडिल जो टर्म है -1 वो तो पता चल गई है। अब देयर प्रोडक्ट इज 8। अब ये कहां काम आता है, ये इसलिए काम आता है क्योंकि देयर प्रोडक्ट मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट a माइनस डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन ATQ जो कह रहा है a माइनस डी को जब आप a प्लस डी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसको a से करते हैं तो इसका प्रोडक्ट 8 आता है। अब a की वैल्यू चुपचाप डाल दीजिए, तो -1 माइनस डी -1 प्लस डी इंटू -1 इजिकल्स टू 8। -1 का तो कोई फर्क रहा नहीं, इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर और a प्लस डी इंटू ए माइनस डी के हिसाब से -1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। क्लियर? -1 को उधर कर दीजिए तो -8 आ जाएगा। ठीक है, इसका 1 माइनस डी स्क्वायर जो है वो 8 -8 हो गया है। सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो 1 को उधर भेज दीजिए तो माइनस डी स्क्वायर इज टू -9, माइनस से माइनस कटा और डी की वैल्यू आ जाएगी +3। जब आप ऐसा करते हैं +3 के केस में तो आपकी टर्म सेम बन जाती है। आपकी टर्म्स बनेंगे यदि -3 लेते हैं तो -3 -1 -4 -1 और फिर यहां क्या बनेगी, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, यहां पर आपका इस तरीके से सवाल हो जाता है -4 -1 एंड 2। इसको उल्टा करेंगे जैसे मैंने ये प्लस डी की वैल्यू जब मैंने प्लस रखी है तब ये टर्म बन के आई है। यदि आप डी की वैल्यू -3 रख देंगे तो आपका बन के आ जाएगा 2 -1 एंड -4। टर्म्स वही बनेंगी, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हैं, करके भी देख लीजिए। इनका सम करेंगे तो -5 + 2 मतलब -3 और प्रोडक्ट करेंगे तो 4 2 8 माइनस प्लस हो गया। क्लियर? चलिए देखो बच्चों, सवाल बहुत इजी है, करने की जो बात आती है सिर्फ बात यह है कि आपको करना तो पड़ेगा। अब इसके बाद इस टॉपिक का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट मतलब सेकंड फॉर्मूला, जो यदि आपने अच्छे से याद कर लिया तो आपका सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स, किसी भी एपी के n टर्म्स का सम निकालने का तरीका, इसको हम डिनोट करते हैं Sn से, जिसका फॉर्मूला होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो दिखने में पुराने फॉर्मूले जैसा ही है, थोड़ा सा ही अंतर है। यहां पर जो है n का स्क्वायर बनेगा यदि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पर n स्क्वायर की बात आती है और एपी के nth टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू सिंगल पावर में रहती है, सिंगल उसमें रहती है। Sn का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है n/2 a प्लस l। ये तब लगता है जब आपको लास्ट टर्म दी हुई हो, और वो कैसे, देखो इस a को आप a प्लस a लिख दीजिए, तो ये जो टर्म्स हैं a प्लस n माइनस 1, इसको आप an लिख सकते हैं, an को ही हम l बोल देते हैं। तो यहां पर आपके दो फॉर्मूले हो गए Sn के, वो है n/2 a प्लस l या फिर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों फॉर्मूले में से आपको जो सवाल समझ में आए, जो सवाल की कंडीशन के अकॉर्डिंग लग रहा हो वो करिए और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए, फाइंड द सम ऑफ 20। तो S20 आपसे पूछा गया है, A आपको पता है कितना है, A है आपका 1, D है आपका 3, N है आपका 20। फॉर्मूले में रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, ये सवाल बताने का नहीं होता, ठीक है। बट हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि n की वैल्यू जो 20 है वो यहां पर आ जाएगी 20/2, 2 इंटू 1 प्लस n 19 इंटू डी, डी की वैल्यू 3। सॉल्व कर दीजिएगा कैलकुलेशन, यहाँ पे 2 मैक्सिमम टाइम कट जाएगा, तो 10 इंटू 2 प्लस 19 3 जा 57, तो ये हो जाएगा आपका 59 इंटू 10, मतलब इन सबका सम आ रहा है 590। देखो कैलकुलेशन करने के लिए भी मैं आपको कैलकुलेशन भी करके बता रहा हूं, जिसका मतलब ये हो जाता है कि आपको सवाल आना ही चाहिए। अब आपका एपी गलत नहीं हो सकता। फाइंड द सम ऑफ द ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। ये एक और दूसरे तरह का सवाल है। क्या है ना, एपी के सवालों में थोड़ी सी वैरायटी बहुत अच्छी आ जाती है, जैसे सम का सवाल आने लगता है। nth टर्म में ज्यादा वैरायटी नहीं होती है, पर जैसे ही सम आने लगता है वहां वैराइटीज क्रिएट हो जाती हैं। जैसे ये वाला सवाल, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर मतलब 100 से लेकर 999, 999, इनके बीच में आपको वो सारे नंबर्स का सम करना है जो 7 से डिविजिबल हो। तो पहला 7 से डिविजिबल नंबर 100 तो नहीं होता, 101, 102, 103 नहीं। पहला डिविजिबल नंबर आएगा 105 और लास्ट डिविजिबल नंबर आएगा 994। कैसे निकाला, कुछ नहीं करा, 100 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा किसी भी नंबर के लिए आपसे पूछा जा सकता है। 7 1 7, 3 बचा 20, 4 टाइम्स से 28 आ गया, मतलब 2 रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर बच नहीं सकता, 98 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब अगला 105 होगा। ऐसे 999 को देखिए, 7 से जब आप इसको डिवाइड करने जाएंगे तो 7 1 7, 2 हो गया 29, तो यहां पर 4 टाइम्स से 28 और 1 कैरी हुआ तो 2 टाइम्स। अब 2 टाइम में 14 आता है, मतलब 5 रिमाइंडर बचा है। तो 999 में से आप 5 घटाएंगे तो लास्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल है दैट इज 994। अब ऐसे इन सब का सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए सबसे बड़ी जो समस्या होती है ना बच्चों, सम के सवाल में कैसा भी फॉर्मूला यूज कर लो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपके पास n क्या है। जब तक आपके सवाल का n नहीं है आप सम नहीं निकाल सकते। तो सम निकालने के लिए n का पता होना जरूरी है, और मुझे पता है इस सीरीज की स्टार्टिंग टर्म 105, अगली होगी 112 और फिर 994। तो क्या मैं यहां पर an का फॉर्मूला लगाकर an की पोजीशन नहीं पता कर सकता? यदि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, तो मैं क्या an का फॉर्मूला लगाकर 994 की पोजीशन नहीं निकाल सकता? तो वही मैं करूंगा यहां पर। 994 विल बी इक्वल्स टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। 7 क्यों? देखो बच्चों, यदि कोई 7 से डिविजिबल नंबर है तो एक्चुअली वो 7 के बाद रिपीट हो रहा होगा। 7 फिर 14 फिर 21, मतलब 7 का गैप है। तो इसका मतलब डी क्या होगा, उसका कॉमन डिफरेंस वही डिविजिबल नंबर होगा ना। तो यदि 7 का केस पूछा गया तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 7। तो डी मेरे पास 7 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 889 क्लियर, n माइनस 1 इंटू 7, 7 से इसको डिवाइड कीजिए। 7 1 7, 7 2 14, 7 7 49, n माइनस 1 की वैल्यू हो गई, तो n की वैल्यू हो जाएगी 128। मतलब इस सीरीज में 128 टर्म्स हैं।
994 इसकी 128th टर्म है, इस हिसाब से आप इसका सम निकाल सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? चलिए सम आपको निकालना है। इन एन एपी द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स इज, ये वाला भी सवाल बड़ा अच्छा है यार, सवाल बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, और सवाल जो आते हैं वो कहीं ना कहीं आपको हर वो क्वेश्चन दिखा के जा रहे हैं जो आपको आना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड के पेपर में क्या पूछा जाएगा, बेसिक के पेपर में क्या पूछा जाएगा, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर पूछा ऐसा ही जाएगा। मतलब डिजिट बदल सकती है, पैटर्न बदल सकता है, पर सवाल पूछने का जो तरीका है वो नहीं बदलेगा। या 4 की जगह कुछ और लिख देगा, कुछ भी ऐसा कर सकता है, बट सवाल पूछा जाएगा तो सेम ऑर्डर में पूछा जाएगा। अब इस तरीके के सवाल में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है हमसे एन, कि एन क्या होगा या फिर इसकी एपी क्या होगी। तो बच्चों ध्यान रखना, उसने एस एन का जो फॉर्मूला आपको दिया है 4n स्क्वायर माइनस 3n, यदि मैं एस एन की जगह 1 रख दूं तो 4 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, सॉल्व करने पर 1 आएगा। और क्या बच्चों किसी सीरीज में वन टर्म का सम वन फर्स्ट टर्म नहीं होती, मतलब कहीं ना कहीं ये जो S1 है यही तो मेरा A1 भी है, इसका मतलब यही मेरा A भी है। क्लियर? अब दूसरी चीज, जब मैं S2 निकाल लूंगा, S2 क्या होता है बच्चों, A1 प्लस A2 फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम, जिसमें से फर्स्ट टर्म मुझे पता लग गई है 1 है, और इन दोनों का सम जो है वो इस फॉर्मूले से बता रहा है कि 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ n, मतलब 3 इंटू 2, 4 इंटू 4 16 माइनस 6 कितना हो गया 1 प्लस A2 की वैल्यू जो है वो 10 आ गई है, और इस हिसाब से A2 की वैल्यू मेरी 9 आ जाएगी। तो मेरा जो A है दैट इज, या A1 में बोलूं 1 है, और A2 जो है वो मेरा 9 है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। S1 आपने निकाल लिया, S2 मतलब A1 प्लस A2, और आपने यहां पर n की वैल्यू 2 रखी, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 हो जाएगा बच्चों, और यहां पर 3 2 जा 6, 16 माइनस 6 इज 10, इसका मतलब A2 आपका 9 हो गया है। क्लियर? अब यहां पर क्या होगा, अब AP बन गई आपकी। AP जो बनी, क्या बनी बच्चों, देखो ध्यान से, 1 9, अगली टर्म 8 का डिफरेंस से क्या आ जाएगी 17 एंड सो ऑन। क्लियर? AP बन गई है, इसकी nth टर्म निकाल दीजिए, AN मतलब 1 प्लस आपका nth टर्म n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी 8, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो यहां पर माइनस का 8, तो 8n माइनस 7, ये आपकी AN बन जाएगी। क्लियर? सिंप्लीफाई में कैलकुलेशन कैसे करी, 8 इंटू 1 माइनस 8 और प्लस 1, तो माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7, और 8 इंटू n 8n। क्लियर? बात समझ में आई? करके भी देख लीजिएगा, आपको कोई भी डाउट हो जाए। 3 टर्म्स का सम यहां पर कितना हो रहा है 17, 9 और 10, 10 प्लस 7 27, यहां का सम यदि 27 आ जाता है तो हमारी एपी सही होगी। चेक कर लेते हैं, 3 डालिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 माइनस 3 3 जा 9, 36 माइनस 9 इज 27, मतलब हमारा आंसर सही है, एपी सही है, सब कुछ सही है। क्लियर? ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी रहता है खुद के आत्मविश्वास के लिए कि आपने जो सवाल किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कि आपने जो सवाल किया वो सही है। क्लियर? चलिए, अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये आप खुद से करेंगे, कुछ भी ऐसा बोला हुआ नहीं है जो आपसे होगा नहीं। अब मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूसेस 600 यूनिट्स इन अ थर्ड ईयर, मतलब A3 की वैल्यू 600 है, एंड 700 यूनिट्स इन 7th ईयर, मतलब A7 की वैल्यू जो है वो 700 है। अब assuming that the production increase uniformly, तो A3 का मतलब हो जाता है A प्लस 2D, और A7 का मतलब हो जाता है A प्लस 6D। अब इस हिसाब से आपसे जो पूछा जाए निकाल दीजिए। सबसे पहले A पूछा है, यहां पर A है, 10th ईयर में मतलब A प्लस 9D पूछा हुआ है आपसे, और 7 ईयर्स का सम पूछा हुआ है S7, A और D निकाल लोगे तो S7 निकल जाएगा। तो सवाल पढ़ के सवाल से डरना मत, सवाल वही है, बस देने का तरीका थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड हो गया है, और लैंग्वेज बेस्ड सवालों के लिए आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलता है। तो लैंग्वेज बेस्ड सवाल के लिए बात ध्यान रखिएगा कि आप हिम्मत बना के रखें, सवाल आपसे होगा ही होगा। एक और आ गया, ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट ज्यादा मानता हूं, हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पर वो बच्चे जो थोड़ा ज्यादा सीखना चाहते हैं उनके लिए सवाल बहुत जरूरी है। इस पर मैं भी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, एक छोटी सी क्लिप, जिसमें आपको ये सवाल सॉल्व करके दिखा दूंगा, यदि आपसे नहीं होता है तो। यदि आपको ऐसी कोई क्लिप चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि यस सर, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 का एपी की
तो मैं आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि मैं बता देता हूं क्या पूछा है। द हाउसेज इन अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, 1 से 49 तक एक गली में घर है और यहां पर बीच में एक ऐसा घर है जिससे पहले 1 to x-1 का जो सम होता है ना, x-1, इसका जो सम है वो इस x के बाद x+1 से लेकर 49 घरों के जो डिजिट्स आएंगे बचे हुए, इनके सम के बराबर होता है। तो ये जो सवाल है ये बड़ा अच्छा होता है, लिखने का तरीका इसका थोड़ा सा बदल जाता है और यदि आपने लिखने का तरीका सीख लिया तो ये सवाल आपसे हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, a sum of ₹700 is to be used, give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, मतलब एक बच्चे को यदि x मिला है तो दूसरे को x-20 मिलेगा, तीसरे को x-40 मिलेगा, ऐसे 20-20 रुपए का गिराव कर दिया गया है। इस तरीके से टोटल 700 रुपए हमें बांटने हैं 7 कैश प्राइजेस। कितने कैश प्राइजेस में? 7, मतलब n की वैल्यू मेरे पास 7 है, SN मेरे पास कितना है बच्चों? 700 रुपए है। A मेरा x मान लीजिए, D मेरा -20 मान लीजिए। इस सवाल को फॉर्मूला लगाइए और आप पाएंगे कि आप सॉल्व करते हुए सॉल्व कर लेंगे और आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? A, सबसे बड़ा प्राइस आपने कितना दिया। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, x को सबसे छोटा मान सकते हैं, ऐसे केस में आपको D जो है प्लस कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं, प्लस से या माइनस से। प्लस से करेंगे तो जो आपका A आएगा वो सबसे छोटा आएगा, और यदि उसने जो सवाल बोला लेस बोला, इसलिए आप इसी तरीके से करें मेरी माने, ताकि आपका डी नेगेटिव रहे और आपके पास सबसे बड़ा प्राइस आपको मिल जाए। क्लियर? चलिए देखो, चैप्टर होते जा रहे हैं। चैप्टर के साथ सबसे बड़ी बात है कि जितना हम समझा सकते हैं, जितना हम आपके लिए इस शॉर्ट ड्यूरेशन में कर सकते हैं, क्योंकि अगले कुछ दिनों में आपके बोर्ड्स, आपके जो बोर्ड्स हैं वो स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो अभी आपके पास जितना कम टाइम बचा है उतने टाइम में हम आपके लिए वो कंटेंट लेकर आ रहे हैं जिसको यदि आपने ढंग से 1 घंटे 1.5 घंटे प्रैक्टिस कर लिया तो यकीन मानिए आपसे एक एक सवाल होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा इस बात को लेकर कि हाँ, मेरा कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। क्लियर? अभी के लिए इतना ही। आने वाले चैप्टर्स के भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बेल आइकन बजा दीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर लीजिए। जो जो आप चैनल के साथ कर सकते हैं, इसके वीडियोस को आप दूसरे दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।